एपिसोड 1। मिस रूहानिका, आप इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। सर ने आपको बहुत बढ़िया गिफ्ट किया है। आपको इस जोड़े में देखकर ऐसा लग रहा है कि यह खासकर आपके लिए ही बनाया गया है। ब्यूटिशियन ने उसके चेहरे पर हल्का सा टच अप करते हुए उसकी तारीफ करते हुए, लेकिन उसके बाद सुनकर दुल्हन ने इस पर एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि उसका ध्यान किसी और जगह पर लगा हुआ था। आईने के सामने बैठी रूहानिका ने अपने आप को देखा, जो दुल्हन के लिबास में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं शायद कितनी ही खूबसूरत क्यों ना लगूं, लेकिन सब चीजों का क्या फायदा जब मुझे इन सब चीजों में कोई खुशी ही नहीं मिल रही है, उसने अपने मन में कहा और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। लेकिन तभी उसकी नजर समय देखने के लिए बिस्तर के पास टंगी घड़ी पर गई। क्या ये हो गया? रूहानिका ने पूछा जब उसने देखा कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। हाँ मैडम, मैंने पहले ही मिनिमम मेकअप कर लिया है और इससे आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी। ब्यूटिशियन ने दुल्हन को ऐसे देखा जैसे वो उसकी हार्ड वर्क की परफेक्शन हो। घने लंबे काले बाल, बन में लगा लाल गुलाब और आंखों में ब्लैक आई शेडो, पूरे बॉडी में एक्सपेंसिव ज्वेलरी और पेस्टल पिंक कलर के लहंगे में वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू, लेकिन क्या आप अभी बाहर जाकर मेरे मॉम डैड को यहाँ पर बुला सकते हैं? मैं शादी से पहले उनसे बात करना चाहती हूँ, रूहानिका ने मेकअप आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन दुल्हन की यह रिक्वेस्ट सुनकर ब्यूटिशियन में उसे मना कर दिया। लेकिन जब फिर से रूहानी उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे उनसे बात करने की जरूरत है, तो इस बार वो उसे मना नहीं कर पाए। ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ। अगर मैं वहां आपके पेरेंट्स से मिलती हूं तो मैं उन्हें बता दूंगी कि मिस रूहानिका उनसे बात करना चाहती है। ओह, थैंक यू सो मच, अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। रूहानिका की इस बात को सुनकर मेकअप आर्टिस्ट शर्मा गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अभिनव कपूर की होने वाली वाइफ इतनी ज्यादा पोलाइट होगी। अभिनव कपूर जो एक माफिया किंग था और जिसके बिजनेस और वेल्थ की वजह से हर कोई उससे डरता था। आखिर कौन था जो उसके खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकता था, या फिर कोई था? मिस रूहानिका, आपको मेरे साथ इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज अभिनव सर को मेरे बारे में बताइए, ताकि वो मुझे अपने माल में कोई काम दे सके। उसके मुंह से वह नाम सुनते ही रूहानिका की मुस्कान उसके चेहरे से पूरी तरह से गायब हो गई और उसके हाथों की मुट्ठी बन गई। इस नाम को सुनते ही उसकी आंखों में नफरत और डर कोई भी देख सकता था, लेकिन ब्यूटिशियन ने यह बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। तो ठीक है, मैं अब जा रही हूं और प्लीज आप रोना नहीं, वरना आपका मेकअप पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ये कहते हुए ब्यूटिशियन कमरे से चली गई, रूहानिका को उसे रूम के अंदर अकेला छोड़कर। उसके वहां से जाने के बाद पूरे रूम के अंदर उसकी धड़कनों के सिवा कुछ भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, जो जोर से धड़क रहा था। मिरर में उसका अक्ष किसी राजकुमारी की तरह लग रहा था, लेकिन उसे इन सब चीजों की कोई भी परवाह नहीं थी। उसे बस एक चीज की ही टेंशन हो रही थी, और वह थी ये शादी। अपना फोन उठाकर उसने एक नंबर डायल किया, लेकिन जवाब मिला, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रीचेबल। वे लोग कहाँ हैं? वे मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? रूहानिका ने अपने चेहरे पर परेशानी भरे भाव के साथ बहुत ही धीमी आवाज में कहा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग शादी बहुत जल्द शुरू होने वाली थी। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसका प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा, और वह ना चाहते हुए भी उसे इंसान के साथ सारी जिंदगी के लिए जुड़ जाएगी। वो ये सब सो ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी, जो गुस्से में दिख रही थी, बहुत गुस्से में। रूहानिका, मुझे नहीं पता कि अब तुम्हारे साथ क्या करना है। मैंने तुम्हें पहले ही अपना मुंह बंद रखने और व्यवहार करने के लिए कहा था, फिर भी तुम बिना किसी बात के हंगामा करने पर तुले हुए हो। लेकिन मम्मी, आपको तो अच्छी तरह से पता है ना कि मैं क्या चाहती हूँ और मुझे किस तरह से इस शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। और आप तो ये बात भी अच्छी तरह से जानती हो कि वो आदमी कितना खतरनाक है। रूहानिका ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, तो उसकी मां ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसके पास आकर बोली, रूही, अपनी आवाज को धीमी रखो। क्या तुम चाहते हो कि बाहर के लोगों को तुम्हारी इस हरकतों के बारे में पता चले? अपनी मां के कठोर शब्द सुनकर रूहानिका के चेहरे पर उदासी छा गई। यह कोई और नहीं बल्कि उसकी मां अनीशा थी, जो अपनी बेटी की शादी एक फेमस क्रिमिनल, या फिर कहे तो सो कॉल्ड माफिया किंग से करना चाहती थी।
आप लोग गलत कर रहे हैं। आपको भी यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो हमसे क्या चाहता है। वो मुझसे प्यार नहीं करता, रूहानिका ने एक बार फिर जवाब दिया। लेकिन अनीशा ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उसके पास आकर उसके सर पर घूंघट और दिया। उसका ध्यान खींचने के लिए अनीशा ने सब्जेक्ट को चेंज करते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो रूहानिका। ऐसा कुछ नहीं है। ये शादी होने जा रही है और इस टाइम पर तुम किसी चीजों की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना बंद करो। लेकिन प्लीज मम्मी, आप जाकर पापा से इस बारे में बात क्यों नहीं सकती? वो जाकर उसे अभिनव को समझा देंगे कि रूहानिका को इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। रूहानिका के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी और इस पूरे सिचुएशन में होने से उसे घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अनीशा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसने मिरर में रूहानिका के रिफ्लेक्शन को देखते हुए बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहा, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है रूहानिका। अब तुम्हारे भाई के लिए कुछ करने का समय आ गया है। तुम्हें शादी करनी है और यही फाइनल डिसीजन है। रूहानिका कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी माँ उसकी कही हुई बात नहीं सुनेगी, क्योंकि उसकी माँ यही सोचती थी कि वह अपने लिए क्या अच्छा है ये बिल्कुल भी नहीं जानती और उसे उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। मैं अब जा रही हूँ, कुछ देर में तुम्हें बुलाने के लिए कोई आ जाएगा। तब तक प्लीज कोई भी बेवकूफ़ी मत करना और ना ही कोई लापरवाही करना जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। रूहानिका को अपने आखिरी शब्द कहते हुए वो कमरे से बाहर चली गई और एक बार फिर रूहानिका बिल्कुल अकेली थी। अनीशा के वहां से चले जाने के बाद रूहानिका ने अपने रिफ्लेक्शन को फिर से एक बार मिरर में देखा। उसके चेहरे पर जरा से भी खुशी नहीं दिख रही थी। मैं आप सबको इस तरह से मेरी जिंदगी को बर्बाद करने नहीं दूंगी, रूहानिका ने अपने मन में कहा और फिर अपनी सीट से उठकर वह अलमारी के पास गई और एक बड़ा सा बैग निकाला। अब अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने वाली थी। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, अचानक खिड़की खुली और एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे पर आए तो उसकी नज़र कमरे में लगे सफ़ेद पर्दों जो हवा की वजह से इधर उधर उड़ रहे थे। उसकी नज़र आसमान पर गई जहां पर देखने से ऐसा लग रहा था कि तूफान आने वाला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी में आने वाला था। जरूर बाहर मौसम खराब है, इतना बोलकर उसने फिर अलमारी से एक एक करके कुछ कपड़े निकालने लगी। वह अपने कपड़े पैक कर रही थी कि तभी उसके कानों में कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। जब उसने ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। कौन हो तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जब उसने अपने सामने एक आदमी को देखा जिसने अपने हाथों में एक बंदूक पड़े हुए था और खिड़की के ऊपर था, उस बंदूक के निशाना बिल्कुल उसकी तरफ ही था। ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और तभी वह आदमी अचानक खिड़की से उसके रूम के अंदर कूद गया। उसे आदमी के चेहरे पर बिल्कुल भी कोई एक्सप्रेशन या फिर इमोशन नहीं था। उसने एक ब्लैक कलर लेदर जैकेट पहना हुआ था जिसकी वजह से वह बिल्कुल किसी सीरियल किलर की तरह लग रहा था। सो मिस दुल्हन, मैं तुम्हें अभी तो ऑप्शन दे रहा हूं, या तो तुम चुपचाप मेरे साथ यहां से चलो या फिर मैं तुम्हें खुद ऊपर भेज दूंगा। मतलब मेरे गन की 6 के 6 बुलेट तुम्हारे बॉडी के अंदर होगा, अब चॉइस तुम्हारा है। उसे आदमी की बात सुनकर रूहानिका का दिल डर से कांप उठा। वह आदमी बहुत ताकतवर लग रहा था और उसका ब्लैक कलर का लेदर जैकेट में वह किसी क्रिमिनल की तरह लग रहा था। और उसकी गहरी नशीली आवाज ने रूहानिका की पूरी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन क्रिएट कर दी थी। लेकिन इन सबसे अलग उसका चेहरा किसी ग्रीक गॉड की तरह हैंडसम लगा था। लेकिन उसकी तरफ देखकर रूहानिका को अभी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसके पैर भी बहुत ज्यादा कांप रहे थे और उस आदमी के चेहरे पर वह शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें ला रही थी। सुनो, मुझे पता नहीं है कि तुम कौन हो और मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं है, लेकिन तुम जो भी हो बस चले जाओ, कुछ भी करने की कोशिश मत करो। रूहानिका ने किसी तरह है ये बात कहा, लेकिन वह इस टाइम पर बुरी तरह कांप रही थी। उसे आदमी के बंदूक का निशान बिल्कुल उसकी तरफ फिदा और वह ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने एक बार ट्रिगर दबा दिया तो उसकी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। क्या वह मरना चाहती है? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक मजाक है? क्या तुम्हें मेरे हाथों में पड़ा हुआ ये बंदूक किस खिलौने की तरह देख रहा है और मैं कोई जोकर लग रहा हूँ? देखो मिस रूहानिका, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा होगा अगर तुम मेरा साथ दो और मैं जो भी कहता हूँ उन सब बातों को मानो।
उसे आदमी ने अपने गहरी ठंडी आवाज में कहा, जिसे सुनकर रूहानिका की दिल में जो आखिरी बची हिम्मत थी वह भी पूरी तरह से गायब हो गई। तुम क्या चाहते हो मुझसे? प्लीज देखो, मैं तुम्हें नहीं जानती, प्लीज यहां से चले जाओ, प्लीज जाओ। रूहानिका ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन अचानक बिना किसी वार्निंग के वह आदमी उसके करीब आने लगा और इसकी वजह से वह पीछे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अचानक उसकी पीठ अलमारी से जलेगी जिसकी वजह से वह वहीं पर रुक गई। उसकी सांसें थल-पुथल हो रही थी और उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। इस सिचुएशन में उसके पैर भी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रहा था, उसे लग रहा था कि शायद अभी वह वहीं पर गिर जाएगी। लेकिन वह आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसके बहुत करीब आकर जब उसने दुल्हन की आंखों में गहराई से देखा, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तुम डरी हुई हो? ये सुनकर रूहानिका के गले में ही उसके शब्द अटक गए। क्या यह इस आदमी को पहले ही नहीं पता था कि वह डर जाएगी? अगर कोई किसी के रूम के अंदर जाकर उसे किडनैप करने की धमकी देता है तो आखिर वह इंसान क्या कर सकता है? क्या वो उसके बाद खुश रहेगी? मैं मुझे इस बात से बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि अंडरवर्ल्ड किंग की होने वाली दुल्हन मेरे जैसे एक नॉर्मल क्रिमिनल से इतना डर रही है। उसे आदमी ने फिर से अपनी ठंडी आवाज में कहा और फिर अपनी बंदूक को उसके चेहरे पर लाकर उसके गालों को छुआए। रूहानिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि यह आदमी जानबूझकर उसे अपनी जान बख्शने के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर रहा था। उसे बस रूहानिका को इस हालत में देखने में मजा आ रहा था। तुम ही सोचो मिस रूहानिका, ये कैसा न्यूज़ होगा कि अगर माफिया किंग अभिनव कपूर की शादी के 30 मिनट पहले उसके होने वाली दुल्हन की डेड बॉडी उसके रूम के अंदर मिला। टीएसके, ये कितनी शर्म की बात होगी। अभिनव का नाम सुनते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ सिर्फ उसे अभिनव के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आया था। वह एक बार फिर उस कमीने की वजह से इस सिचुएशन में थी। प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ, प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ भी नहीं किया, प्लीज मैं तुमसे विनती करती हूँ। उसने अपनी डरी हुई आवाज में उसे आदमी की तरफ देखकर रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है मिस रूहानिका, मैं जिस चीज के लिए इस जगह पर आया हूँ मैं वो चीज लिए भी नहीं यहाँ से आखिरकार कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरा है कि तुम उसे अभिनव के साथ हो जबकि तुम्हें पता है कि उसके कितने दुश्मन हैं। उसे आदमी ने बहुत ही डेंजरस कहा और फिर उसे बंदूक के नोक को उसके चेहरे से हटाते हुए धीरे धीरे उसके गले से होकर उसके सीने को छूते हुए सीधे उसके कमर पर रख दिया। जब बंदूक की नुकीली नोक उसके कमर को छू गई तो रूहानिका ने अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ लिया। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? देखो, अगर मैं अभी चिल्लाऊंगी तो तुम यहां से बाहर भी नहीं जा पाओगे और वह लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। लेकिन ये बात भी वह अच्छी तरह से जानती थी कि अपने डर की वजह से रूहानिका ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी। आखिरकार वह इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। उसकी बात सुनकर उसे आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई और उसने उसके कान के पास आकर बहुत ही सिडेक्टिव टन में कहा, तुम ट्राई कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकाला तो इस बंदूक की सभी बुलेट तुम्हारे पेट के अंदर होगी। आदमी की धमकी सुनकर उसके होंठ सूख गए। वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि रूहानिका उसे आदमी की आंखों में ये साफ साफ देख सकती थी कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो यह आदमी उसे मारकर यहां से भागने में थोड़ा सा भी हेसिटेट नहीं करेगा। नॉक नॉक। अचानक उन दोनों की नजरें दरवाजे पर गई जहां उन्हें बाहर से किसी की रूहानिका को बुलाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मिस रूहानिका, क्या आप अंदर ठीक हो? प्लीज रूहानिका, दरवाजा खोलो। लेकिन रूहानिका वहां से हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसे आदमी ने उसके हाथों को उस कसकर पकड़ रखा था और उसे दरवाजा खोलने के लिए वहां जाने नहीं दे रहा था। अगर वो अपनी सारी ताकत भी लगा दे तो भी यह सब बेकार होगा क्योंकि उसके हाथ उसे बहुत कसकर पकड़े हुए थे। अपने एक हाथ से बंदूक को उसके पेट के पास तानते हुए वह आदमी बोला, तुम वहां जाकर उन्हें यहां से चले जाने के लिए कहो और हाँ, होशियारी दिखाने की कोशिश भी मत करना। फिर से उसे आदमी की धमकी सुनकर रूहानिका ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि कोई भी उन आंखों में सिर्फ अपने लिए आने वाले खतरे को भांप सकती है। उन आंखों में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर वो उसके खिलाफ गई तो वह सच में वही करेगा जो वह बोल रहा था।
वो जानती थी कि वो उसके लिए वाकई खतरनाक है। बस उसकी एक गलत कदम और वो उसे उसी पल मार देगा, बिना उसे कोई मौका दिए। इतना बोलकर उसे आदमी ने अपना हाथ उससे हटा लिया और सिर्फ पेट के पास बंदूक तानते हुए वह उसके पीछे खड़ा हो गया। फिर उसके बाद उसके कानों के पास आकर उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, दरवाजे के पास जाओ और उसे खोलो, और बिना कोई होशियारी किए चुपचाप उसे यहां से जाने के लिए कह दो एंड डॉन टी ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट लिटिल बर्ड। रूहानिका भी दुल्हन के लिबास में थी और यहां से भगाने के लिए रेडी भी थी, लेकिन इस आदमी ने उसका सारा प्लान बिगाड़ दिया था। धीरे से अपना सिर हिलाकर बहुत ही धीमी चाल में रूहानिका दरवाजे पर गई और उसे सावधानी से खोला, तो उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। धीरे से अपना सिर हिलाकर बहुत ही धीमी चाल में रूहानिका दरवाजे पर गई और उसे सावधानी से खोला, तो उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। मिस रूहानिका, क्या आप ठीक है? मैंने कुछ टूटने की आवाज और आपकी चीख सुनी तो मैं यहाँ पर आपको चेक करने के लिए आ गई। क्या कुछ हुआ है? ये और कोई नहीं बल्कि रूहानिका के घर की नौकरानियों में से एक थी और वह रूहानी से प्यार और उसकी देखभाल ऐसे करती थी जैसे वह उसकी अपनी बच्ची हो। रूहानिका को कोई यह बात सोचकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि अभी उसे उनसे ही झूठ बोलना पड़ रहा है। वही उसका किडनैपर बिल्कुल दरवाजे के पीछे खड़ा था, रूहानिका की तरफ अपनी गहरी नशीली आंखों से लगातार घूर रहा था ताकि उसे याद दिला सके कि उसके पास एक बंदूक है। इसका एक गलत कदम और उसकी डेड बॉडी अभी यहां पर जमीन पर मिलेगी। रूहानिका मैडम, क्या हुआ? आप चुप क्यों है? क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नौकरानी ने एक बार फिर पूछा जब उसने देखा कि रूहानिका उसकी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मैं ठीक हूं। बस बाहर से बहुत तेज हवा चल रही थी इसलिए फूलदान जमीन पर गिर गया। बाकी सब ठीक है, टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रूहानिका ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि वह अंदर से वह बहुत डरी हुई थी। उसने फिर से एक बार उसे आदमी की तरह देखा और एक गहरी सांस ली क्योंकि वह अब समझ गई थी कि उसके लिए इस टाइम पर सबसे अच्छा ऑप्शन है यही है कि वह इस आदमी की बात माने। उसकी बात सुनकर नौकरानी ने उनसे ध्यान से देखा और फिर परेशानी भरी आवाज में कहा, मुझे लगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी चीख सुनी है। मुझे लगा कि शायद आप किसी से डर रही हो। ये सुनकर रूहानिका का दरवाजे पर हाथ कस गया। उसने पीछे खड़े आदमी की तरफ देखा जो उसे सच न बोलने के लिए अपनी खतरनाक आंखों से उसे ही घूर रहा था, और उसने गहरी सांस ली और अपना सर धीरे से हिलाया। उसने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान के साथ रूहानिका ने अपना एक्टिंग जारी रखा और बहुत ही शांत वॉइस में कहा, ओह, फूलदान के अचानक टूटने से मैं डर गई इसलिए मैं चिल्लाई। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं कुछ ही मिनट में बाहर आ जाऊंगी, टेंशन करने की कोई भी बात नहीं है, मैंने कहा। ठीक है मिस, अगर आप कह रही हैं तो मैं मान लेती हूं। मैं अभी सबको आपके यहाँ पर बुलाने के लिए कहती हूँ। उसकी बात सुनकर रूहानिका ने सिर हिलाया और जब वह वहां से चली गई तो आखिरकार दरवाजा बंद करके उसने राहत की सांस ली। यह उतना आसान काम नहीं था जितना उसने पहले सोचा था। उसने अभी अभी उस इंसान से बिना पलके चिपकाए झूठ बोला था जिसने उसे बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। उसे यह बात सोचकर भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन उसके पास अभी और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अभी इस टाइम पर उसकी जान खतरे में थी। अगर वह एक भी गलती करेगी यह किडनैपर उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। कहीं दूसरी तरफ वह कितना पर जिसने उसे ऐसे एक्टिंग करते हुए देखा था तो वह उसके झूठ बोलने के हुनर से हैरान था। लेकिन वो ये भी देख सकता था कि अपनी एक्टिंग के पीछे को कितनी ज्यादा घबराई हुई थी। रूहानिका, मुझे एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि तुम्हारे अंदर झूठ बोलने की हुनर बहुत ज्यादा है। उस किडनैपर की बात सुनकर रूहानिका ने अपनी आंखों को उठाकर उसकी आंखों में देखा तो वह ये साफ साफ देख पा रही थी कि यह इंसान उसके हुनर का मजाक उड़ा रहा था। देखा, तुमने जो कहा मैंने वही किया, तो फिर क्या प्लीज तुम अभी यहां से जा सकते? प्लीज मुझे यहां पर अकेला छोड़ दो। अगर तुम यहां पर उसे अभिनव की वजह से हो तो मैं तुम्हें एक बात क्लियर करके बता देती हूं कि मेरा उसे अभिनव के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। रूहानिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो वह किडनैपर धीरे धीरे उसके करीब आने लगा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी जिसकी वजह से रूहानिका का दिल बहुत ज्यादा जोर से धड़कने लगा।
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर अभिनव से मिलने आया हूँ? मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ, उसे दुल्हन से जिसे एक माफिया किंग को अपने वश में किया। लेकिन फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया और सोचा कि मैं भी यह जानना चाहता हूँ आखिरकार वह आदमी तुम्हें कितना ज्यादा प्रायोरिटी देता है। ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसने अपनी गहरी आवाज में कहा। उसके शब्द सुनने में उलझन भरे थे। क्या अभिनव की लाइफ में उसकी सच में कोई भी प्रायोरिटी थी? ये सब सच में बहुत ज्यादा स्टूपिड र्यूमर्स थी उसके बारे में, या फिर यह कह सकते हैं कि यह र्यूमर्स फैलाई गई थी ताकि सबको ये लगे कि यह एक लव मैरिज है। इसके अलावा आखिरकार कौन इस बात पर भरोसे नहीं करेगा कि अभिनव जैसा प्लेबॉय क्रिमिनल माफिया किसी लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहेगा? हाँ, रूहानिका के लिए यह उसने अपनी लाइफ की सबसे स्टूपिड चीज थी जो उसने सुनी थी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या बताया गया है, लेकिन मैं फिर से तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूं कि मेरा उस या फिर उससे कनेक्ट कोई भी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये सब कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दे रही हूं, प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि रूहानिका को लगा कि वो अभिनव के इलीगल वर्क के बारे में खबर लेने के लिए यहाँ आया होगा, जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। रूहानिका के मासूम चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अपने आप को बचाने के लिए वह कितनी ज्यादा बातें बोल रही थी। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर वह मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, उसकी जानकारी के बारे में नहीं, लेकिन मैं उसके रिश्तों की मजबूती को परखना चाहता हूं। इससे पहले कि रूहानिका और कुछ सोच लिया समझ पाती, अचानक उसे अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अभी उसे एहसास हुआ कि इस आदमी ने उसे उसके इंजेक्शन लगाया था। हाँ, तुम ऐसा करके तुम यहां से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। ये उसके आखिरी शब्द थे और फिर उसके बाद वह बेहोश होकर उसके कंधों पर गिर गई। उसके कहने के बाद उसे आदमी ने उसे कमर से पकड़ लिया। वही रूहानिका के चेहरे को देखकर उसे आदमी के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई जब उसने धीमी आवाज में कहा, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम भी बच जाओगे लिटिल बड। कुछ देर सोचते हुए उसने बंदूक वापस अपनी जेब में रख ली और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर वह रूहानिका को लेकर खिड़की के पास गया तो उसे एहसास हुआ कि आखिर बाहर का मौसम कितना ज्यादा खराब था। बारिश हो रही थी, साथ में बहुत तेज हवा भी चल रही थी और आसमान में गड़गड़ाहट हो रही थी और चांद भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था। अपनी बाह में रूहानिका के शांत चेहरे को देखते हुए अचानक उसकी कोल्ड आंखों में हल्की सी सॉफ्टनेस आ गई और फिर उसने रस्सी और सीढ़ी की मदद से उसे लेकर उसे बिल्डिंग से सीधे जमीन पर उतर गया। तभी उसकी नजर अपनी बाहों में रूहानिका पड़ गई। चांद की रोशनी उसके पूरे चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था कि जैसे खुद चांद जमीन पर चलकर आया हो। फिर गहरी सांस लेकर उसने धीरे से कहा, यह रिस्की था। लेकिन तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि बारिश की बूंदें उसके सिर पर गिर रही थीं और साथ में बिजली भी चमक रही थी और ऐसा लग रहा था कि मौसम और भी खराब होने वाला था और अभी इसलिए उसे रूहानिका को वहां से ले जाना था, इससे पहले कि वो किसी और की नजर में आ जाए। अपनी बड़ी जीप में लाकर उसने रूहानिका को पिछली सीट पर बिठाया। इंजेक्शन की वजह से रूहानिका का पूरा चेहरा लाल हो रहा था। डोंट वरी लिटिल बड, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आखिरकार अगर तुम मर जाओगी तो मेरा प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा? रूहानिका के चेहरे को देखकर वो बुदबुदाया। उसको ठीक से सीट बेल्ट पहनने के बाद वो और ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधा ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया और कर लेकर एंट्रेंस गेट की तरफ जाने लगा। स्टीयरिंग व्हील पर एक हाथ रखकर वो अपने ब्लूटूथ पर था और उसमें से एक आवाज आई, क्या तुम्हारा काम हो गया? उसकी माँ और उसका कजिन ब्रदर कमरे में आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो किडनैपर जवाब देते हुए बोला, हाँ मैं उसे लेकर अभी बाहर जा रहा हूँ, तो इसीलिए जाकर गेट ओपन करो और इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि कोई भी किसी तरह से अलर्ट ना हो जाए। वह काम हमने पहले ही कर दिया है। गार्ड की जगह हमारे लोग आ गए हैं और तुम आराम से निकल सकते हो। लेकिन अब तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? दूसरी तरफ से उसे इंसान ने पूछा। उसकी बात सुनकर जब उसे किडनैपर ने पीछे की सीट पर देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई
रूहानिका अभी पूरी तरह से बेहोश पड़ी थी और उसका चेहरा उसके काले बालों से थोड़ा ढका हुआ था, लेकिन इससे उसकी चेहरे की चमक जरा सभी काम नहीं हो रहा है तो बल्कि यह उसके चेहरे की निखार को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। रूहानिका के चेहरे को देखकर पता नहीं कि उसके दिल में एक अजीब सी प्रोटेक्टिव इमोशन आ गया, लेकिन तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने उसे शादी से किडनैप कर लिया है और अब असली गेम शुरू होने वाला है। सबसे दूर कहीं काफी देर तक खामोश रहने के बाद उसने उसे इंसान के सवाल का जवाब देते हुए कहा। इस बीच उसे मैंशन के अंदर यह एक बड़ा हॉल था, जिसमें फर्श पर एक बड़ा सा कारपेट बिछाया हुआ था। डेकोरेशन के लिए स्पेशली अलग अलग कंट्रियों से बहुत सारे फ्लावर्स लाकर डेकोरेट किया गया था और लाइटनिंग भी की गई थी, सब कुछ और भी ज्यादा प्रिटेंशियस दिखाने के लिए। वहां पर इंच कलर खासकर रूहानिका के लिए सिलेक्ट किया गया था ताकि उसे ये सब देखकर अच्छा लगे और वह अपने दिल से इस शादी को एक्सेप्ट करें। हर और अभिनव इस दुनिया को दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था कि वह एक खूबसूरत लड़की से शादी कर रहा है जिससे उसे प्यार है। जब हर कोई लोकेशन देखने और आपस में बात करने में बिजी थे कि कैसे ये शादी कितना ज्यादा ड्रीमी है, वहीं दूसरी तरफ रूहानिका के पेरेंट्स के चेहरे पर उन सब की बातें सुनकर एक प्राउड स्माइल थी। अभी ने अपने अपने पैसे किसी झरने की तरह बहाया था ताकि वह रूहानिका के फैमिली को भी इम्प्रेस कर पाए। रही एक तरफ अनिशा अपने फ्रेंड्स के बीच में के साथ खड़ी थी और उसकी फ्रेंड्स की आंखें उसे पर ही थी। आखिरकार उसकी बेटी की शादी सिटी के फेमस बैचलर से हो रही थी। वहां पर खड़े लोग न सिर्फ उस जल रहे थे बल्कि उसके गुड साइड लिस्ट में भी आना चाहते थे और चाहेंगे भी क्यों ना। आफ्टर ऑल वो कुछ टाइम बाद सिटी के फेमस क्रिमिनल की सास बनने जा रही थी जिसको छूने से भी पुलिस डरती है। ओह अनिशा, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर अभिनव तुम्हारे बेटी के प्यार में पड़ भी सकते हैं। उसने अभी अभी अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, एक औरत ने सार्कास्टिक वॉइस में कहा जिसने अपने भारी भरकम शरीर में बहुत सारे गहने पहने हुए थे। उसके बाद सुनकर अनीशा के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल थी, एक ऐसी स्माइल जिसमें बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। आखिरकार मेरी बेटी खूबसूरत ही इतनी है। जाहिर है अभिनव भी उसके चार्म को रेसिस्ट नहीं कर पाया, आखिरकार कौन कर सकता है। तुम सही हो, लेकिन तुम यह नहीं भूल सकते कि वह तुम्हारी फैमिली में ही शादी कर रहा है। आखिरकार वो अंडरवर्ल्ड में जाने माने लोगों में से एक है। अनिशा, क्या इस बात का तुम्हें डर नहीं लगता? वहां पर खड़े एक और औरत ने पूछा जिसको अभिनव की बैकग्राउंड के बारे में बहुत अच्छे से पता था। उसे औरत की बात सुनकर अनिशा के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई यह बात सामने लाएगा, लेकिन वह इसे कैसे टाल सकती है, ये लगभग सभी को पता था। औरत को सिर से पैर तक देखते हुए अनीशा ने फिर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं नहीं डरती। रूहानिका एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की है और अगर अभिनव ने खुद उसे अपने लिए चुना है तो शायद उसमें जरूर कुछ खास होगा ही। और साथ ही अभिनव रूहानिका को कुछ नहीं होने देगा, उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कॉन्फिडेंस लेकर कहा है। लेकिन क्या यह असली सच्चाई थी? क्या अभिनव वाकई रूहानिका को कुछ नहीं होने देगा या वह अपने फायदे के लिए उसे बर्बाद करने को तैयार था? वहीं दूसरी तरफ एक लॉन्ग गाउन पहने एक औरत एक आदमी के पास खड़ी थी जिसने पेस्टल कलर का शेरवानी पहना था। वो दोनों ऐसे लग रहे थे कि जैसे द मैच मेड इन हेवन, बल्कि असल में ऐसा कुछ नहीं था। इसके ऑपोजिट उनके बीच की रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। उसे आदमी के बाल परफेक्टली सेट किए हुए थे और उसका शेरवानी उसके चेहरे पर और भी चार चांद लगा रहा था। उसकी तीखी भौहें और सफायर कलर की गहरी आंखें किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी थीं, सिवाय रूहानिका के, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अभिनव कपूर ही था, जो इस टाइम सिटी के सबसे हॉट टॉपिक था और साथ में मोस्ट एलिजिबल बैचलर भी था। सभी जगह पर यही रूमर्स और न्यूज चल रहे थे कि आखिरकार अभिनव कपूर को अपनी लेडी लव गई। उसकी आंखें सीडीओ पर टिकी हुई थी और दुल्हन का आने का इंतजार कर रही थी। उसके मन में अभी बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। अब उसे अपनी दुल्हन को देखने के लिए कितनी देर तक इंतजार करना होगा? उसे तैयार होने में लगभग 2 घंटे लग गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे और कितनी देर तक अपनी दुल्हन के सीढ़ियों से नीचे उतरने का इंतजार करना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके पास खड़ी औरत अभी काफी नाराज दिख रही थी। एक गहरी सांस लेकर उसे औरत ने पूछा,
अभिनव, क्या तुम्हें यकीन है कि हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं उठा रहे हैं? उस औरत की इस बात को सुनकर अभिनव की आंखें गुस्से से भर गई थीं, और फिर थोड़ा सा नीचे झुककर अभिनव ने उसके कानों में फुसफुसाया, ओलिविया, उसे पाने का यही एक तरीका है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम हमारी प्लानिंग के बारे में पहले से ही नहीं जानते, तो अभी उसकी फैमिली को कहो कि उसे अभी यहाँ पर नीचे ले आए। इस खुशी के अवसर के बावजूद अभिनव के पास पेशेंस बहुत कम था और इस टाइम पर उसकी आंखें अभी भी ठंडी थीं। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया एक खूबसूरत वुमेन थी। वह अभी अपने अर्ली 20 में थी। उसके होंठ स्ट्रॉबेरी की तरह लाल थे, गाल गुलाबी रंग के थे। वह अभिनव का लेफ्ट हैंड थी और साथ में उसके बहुत करीब भी थी। वह अभिनव के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थी। अभिनव उससे हर बात शेयर करता है और ओलिविया उसके सभी पर्सनल और ऑफिशियल्स मैटर्स को संभालती है। अभिनव की बात सुनकर ओलिविया की आंखें गुस्से से लाल होगी। वह गुस्से में इतनी ज्यादा खो गई कि उसके नाखून उसके ही हाथ में गड़ गए। तो वह बोली, अभिनव, तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे मत भूलना। अभिनव की बात सुनकर ओलिविया की आंखें गुस्से से लाल होगी। वह गुस्से में इतनी ज्यादा खो गई कि उसके नाखून उसके ही हाथ में गड़ गए। तो वह बोली, अभिनव, तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे मत भूलना। तुम अपनी हदें भूल रहे हो ओलिविया। क्या मुझे तुम्हें अपनी लिमिट्स याद दिलानी पड़ेगी? तुम्हें अच्छी तरह से यह बात पता है कि मुझे अपनी बात दोहराने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि रूही के फैमिली को उसे नीचे लाने के लिए कहो। अभिनव ने अपने कोल्ड वॉइस में उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो ओलिविया एक पल के लिए सहेंगे, क्योंकि उसे यह बात अच्छी तरह से पता था कि अभिनव को गुस्सा दिलाना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन ओलिविया का गुस्सा भी शांत नहीं हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अभिनव रूहानिका के साथ शादी करने के लिए इतना ज्यादा बेताब आखिरकार क्यों था। बस इसे लोगों के सामने उसका दिखावा समझ लो ओलिविया, वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सोचकर ओलिविया ने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस ली। ओलिविया को ये बात अच्छी तरह से बताया था कि उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, वरना अभिनव अभी उसे इस मेंशन से बाहर निकालने के लिए घसीटते भी नहीं करेगा। और उसे यह बात भी अच्छी तरह से पता था कि आज ये शादी तो होनी ही थी, चाहे वह उसकी मौजूदगी में हो या उसकी गैर मौजूदगी में। अपने गुस्से भरे चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाते हुए वह अभिनव को सीरियसली देखा और फिर धीरे से अपना सिर हिलाकर वहां से अनिशा के पास चली गई, जो अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी। उसके पास जाकर ओलिविया कुछ देर उसके साथ हर स्कूल कर बात करने लगी और थोड़ी देर तक एक दूसरे से बातें करने के बाद ओलिविया में पॉइंट पर आते हुए बोली, अभिनव रूहानिका का इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है कि आपको उसे नीचे बुलाकर लाना चाहिए और फिर शादी शुरू कर देनी चाहिए। हमें भी वापस लौटना है। अनीशा की तरफ देखते हुए ओलिविया ने पॉलिटली पूछा। ओह जरूर जरूर। आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। मैं अभी उसके पापा को बुलाकर उसे बुलाने के लिए कहती हूँ। अनीशा ने ओलिविया की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और फिर उसे तरफ चली गई। जस्ट तरफ रूहानिका के पापा मिस्टर अग्रवाल दूसरे बिजनेसमैन से बात कर रहे थे। जब वो वहां पहुंची तो अनीशा ने मिस्टर अग्रवाल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अभिनव ने अभी रूहानिका को बुलाया है, हमें उसे नीचे लेकर आना चाहिए। रूहानिका के पापा काफी दमदार आदमी थे। उनकी उम्र लगभग 45-46 साल की लग रही थी और उनके चेहरे पर काली मूंछें थीं। अपनी वाइफ की बात सुनकर मिस्टर अग्रवाल की आंखें उनकी तरफ चली गई। उनकी आंखें किसी बाज की आंखों से कम नहीं थीं। अनीशा की बात पर अपना सिर हिलाते हुए मिस्टर अग्रवाल ने अपने बिजनेस पार्टनर्स की तरफ देखा और फिर, आप एंजॉय कीजिए, मैं अपनी बेटी को अभी नीचे लाता हूँ। रूहानिका को नीचे लाने के लिए मस्ती मजाक में उन्होंने उसके कुछ दोस्तों को भी बुलाया और उन्हें रूहानिका को नीचे लाने के लिए उनके साथ आने को कहा। फिर वह अपने दोस्तों के साथ रूहानिका के रूम में चले गए जहां रूहानिका तैयार हो रही थी। लेकिन इससे पहले कि कोई अंदर आ पाता, अनीशा ने सभी की ओर मुड़कर देखा और फिर कहा, वो बहुत शर्मीली है। मुझे लगता है कि अगर आप लोग यहीं रहें तो बेहतर होगा। मैं उसे बाहर ले जाऊंगी और फिर हम लोग उसे यहां से ले जाएंगे। वहां पर खड़े किसी को भी अनीशा के शब्दों सही मतलब समझ में नहीं आया। आखिर अनीशा ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन किसी ने भी कोई भी सवाल नहीं किया।
वहीं दूसरी तरफ अनिशा को इस बात का डर था कि रूहानिका अभी भी शादी को लेकर नखरे कर रही होगी। उनके मन में अभी बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। अगर रूहानिका फिर से पहले की बातें ही दोहरा रही होगी और इस शादी के लिए मना करेगी, और अगर ये लोग वह बात जाकर अभिनव को बता देंगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद जाएंगे। अनिशा को पता था कि वह किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं ले सकती है। आखिरकार उनकी बेटी की शादी माफिया किंग के साथ जा रही थी। उनकी एक गलती और पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला था। जरूर आंटी, रूहानिका के एक कजन ब्रदर ने जवाब दिया तो, और अनिशा मुस्कुराई। और फिर उसके बाद दरवाजा थोड़ा खोलकर वो अंदर गई। पूरे रूम में अपनी नजर घुमाई, लेकिन उन्हें रूहानिका का कोई भी निशान उसे रूम के अंदर नहीं दिख रहा था। ये देखकर उसके माथे पर एक शिकन आ गई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह यहाँ बिस्तर पर बैठी होगी। आखिर ये लड़की कहाँ चली गई? अनजाने में अनिशा ने अपने दिल को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसके पूरे बॉडी में एक नेगेटिव इमोशंस फैमिली लगी थी। हाथ ही उसे अपनी पूरी बॉडी सुन्न होते हुए महसूस हुई। उसे फिर से थोड़ी देर रूहानिका के साथ हुई अपनी बात याद आई, जिसके बारे में सोचकर अनीशा और भी ज्यादा परेशान हो गई। रूहानिका, क्या तुम वहां हो? बाहर आओ, अनीशा ने धीमी आवाज में कहा, जिससे उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाए, लेकिन कैमरे के अंदर अगर कोई हो तो वह सुन पाए। लेकिन फिर से जब रूहानिका का कोई भी आवाज नहीं आया तो अनीशा की नजर वॉशरूम की तरफ चली गई, और वह वहां चली गई। उसने पाया कि वह भी खाली था, और अचानक उसकी नजर फर्श पर टूटे हुए फूलदान और खुली खिड़की पर पड़ी। उसके दिमाग में एक तेज और खतरनाक एहसास हुआ। अनिशा के दिमाग में अभी इस टाइम पर बहुत ही बुरे ख्याल आ रहे थे। टेंशन और डर की वजह से अनिशा का पूरा चेहरा अभी इस टाइम बहुत ज्यादा पीला पड़ गया था। उसकी सांस से भी बहुत ज्यादा भारी होने लगी थी, जिसकी वजह से खड़े रहने के लिए उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। फिर खुद को थोड़ा कंट्रोल करते हुए अपनी बची कोची हिम्मत के साथ वह चिल्लाते हुए बोली, रूही, रूही, रूहानिका का किडनैप हो गया है। वहीं दूसरी तरफ एक जगह पर अचानक रूहानिका को अचानक पूरे शरीर सुन्न महसूस हुआ। उसकी पलकें इतनी भारी लग रही थी कि उसे खोलना भी उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसे ऐसा फील हो रहा है ताकि जैसे उसके बॉडी के ऊपर किसी ने बहुत ही भारी कुछ रख दिया है, जिसकी वजह से उसका हिलना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो जानती थी कि यह सब इंजेक्शन उस दवा की वजह से था जो उस किडनैपर ने उसे दी थी। उसका दिमाग काम कर रहा था, लेकिन उसके हाथ और शरीर उसके दिमाग के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। अचानक रूहानिका को एक झटका लगा, जैसे कि तुमने उसे अपनी बाहों में उठा के रखा हुआ है। वह महसूस कर रही थी कि उसके चारों ओर तो मजबूत हाथ थे, लेकिन उसे मेडिसिन की वजह से वह अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रही थी, जैसे कि वह मेडिसिन से वापस सोने के लिए मजबूर कर रहा था। मुझे पता लगाना है मैं कहाँ हूँ। मम, कहाँ पर हूँ मैं? मुझे यहाँ से जाना है, रूहानिका ने धीमी आवाज में कहा। उसका सर अभी भी घूम रहा था। अचानक उसका इस तरह किडनैप होना और बाकी सब कुछ, उसके लिए यह एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा डरावना था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद अपनी बॉडी की सभी एनर्जी लगाकर रूहानिका ने धीरे से अपनी भारी पलकें खोली, तो उसके सामने खड़े इंसान को देखकर उसे लगा कि शायद वह कोई ग्रीक गॉड है। उसके लिए पलक झपकाना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें आधी ही खुली थीं। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उस किडनैपर ने उसे ऐसा कौन सा इंजेक्शन दिया था। इसका असर अभी तक भी खत्म नहीं हुआ था। काश वह अभी ठीक हो जाती और उसकी एक अच्छी तरह से पिटाई कर देती। इस बीच वो किडनैपर शिवांश ने रूहानिका को अपनी जीप से बाहर निकालने के लिए अपनी ड्राइवर सीट से उठकर बाहर आया और फिर कार की बैक सीट का दरवाजा खोला। वो इस टाइम पर एक बहुत ही बड़े ग्राउंड के सामने खड़े थे, जहां पर सामने शिवांश का प्राइवेट जेट उन लोगों का इंतजार कर रहा था। कार का पिछला दरवाजा खोलकर वो रूहानिका की तरफ धीरे से झुक गया, लेकिन पीले चेहरे को देखा और भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। मेडिसिन का इफेक्ट तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, तो फिर अभी भी उसका चेहरा इतना ज्यादा पीला क्यों कर रहा है? शिवांश ने अपने मन में सोचा, क्योंकि उसे इस मेडिसिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और अभी उसके बारे में सोचना है या फिर टाइम वेस्ट करने का टाइम भी उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। अभिनव के इलाके में उसका इस तरह होना अभी उसके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस था। एक गहरी सांस लेकर शिवांश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, लेकिन उसने महसूस किया कि जब उसने देखा कि पिछली बार जब उसने उसे अपनी बाहों में लिया था
तब से वह और भी भारी हो गई है। उसके कपड़े गीले हैं, शायद कुछ बारिश की बूंदें उसके कपड़ों पर गिर गई हों। शिवांश ने धीरे से कहा और फिर उसे प्राइवेट जेट की तरफ लेकर जाने लगा। उसके आगे और उसकी जीप के पीछे दो कारों को छोड़कर बड़ी जमीन पर बिल्कुल सन्नाटा था। वो लोग शिवांश को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए थे। अगर एक्सीडेंटली उनका प्लान ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता या फिर अगर कोई उन्हें फॉलो करता तो वह लोग शिवांश को हेल्प कर पाते। वो रूहानिका को लेकर सीधे प्राइवेट जेट के पास आ गया तो वहां पर दो आदमी खड़े थे और उनके साथ एक और आदमी खड़ा था जो पायलट था। आपको देखकर अच्छा लगा सर, आप समय पर पहुंच गए हैं, एक आदमी ने कहा तो शिवांश ने जवाब में अपना सिर हिलाया। क्या हमारे पीछे कोई और था? क्या किसी को हमारी प्लानिंग के बारे में पता चल गया था? शिवांश ने पायलट की तरफ देखते हुए सवाल किया तो जवाब में पायलट ने धीरे से अपना सरनामे हिला दिया। एक गहरी सांस लेकर शिवांश एरोप्लेन के अंदर आ गया और फिर बहुत ही जेंटली रूहानिका को बेड पर लेटा दिया। वो किसी किडनैपर की तरह बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तो किसी जेंटलमैन की तरह लग रहा था और उसकी आंखें रूहानिका के चेहरे पर टिकी हुई थीं। जब उसने यह महसूस किया कि रूहानिका अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही है तो उसने अपनी भारी आवाज में कहा, अभी तुम सो जाओ, हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहां पर पहुंचने में अभी बहुत सारा टाइम बचा है, सो जाओ। रूहानिका को नहीं पता कि उसकी आवाज में किस तरह का जादू था, लेकिन किसी अनजान रीजन की वजह से वह अपनी बॉडी को रिलैक्स होते हुए महसूस कर पा रही थी और धीरे धीरे वह उसे बेड पर सो गई, ऐसे जैसे वह उसका घर का ही बेड हो। दूसरी तरफ शिवांश काफी देर तक रूहानिका के चेहरे को देखता रहा और फिर उसे वहां पर रख ब्लैंकेट से अच्छे से कवर दिया और फिर उससे थोड़ा दूर हटकर अपने लिए एक ड्रिंक बनाया। वो ड्रिंक लेकर वापस रूहानिका के पास ही जाने वाला था कि उसके आदमियों ने उसे इन्फॉर्म किया, सर, वी आर रेडी टू टेक ऑफ, प्लीज टेक अ सीट। शिवांश ने अपना सिर हिलाया और फिर उसे जगह पर बैठ गया। उसने देखा कि अभी सनराइज होने वाला है। अपनी ड्रिंक से एक सीप लेते हुए शिवांश बाहर की तरफ देखने लगा। अभी एक आइलैंड पर जा रहा था जहां पर कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, जहां पर वो और रूहानिका बिल्कुल अकेले होंगे, उसकी प्रिंसेस और वह। करीब करीब 10 घंटों के बाद धीरे धीरे बहुत ही मुश्किल के साथ रूहानिका की आंखें खुली। उसने अपनी नींद पूरी कर ली थी और इस टाइम पर उसे और ज्यादा बेड पर रहने की कोई भी इरादा नहीं थी। वो जो भारीपन पहले महसूस कर रही थी वो अब नहीं था। लेकिन इससे पहले कि उसका दिमाग ठीक से काम कर पाता और कुछ और कर पाता, रूहानिका ने पाया कि वह अपने चारों ओर एक एक सॉफ्ट ब्लैंकेट से उसे कर किया गया था और वह एक बहुत ही सॉफ्ट मैट्रेस पर लेटी हुई थी। इतना ही नहीं, उसके बाल खुले हुए थे और उसकी ड्रेस। रुको, क्या? आखिर किसने मेरे कपड़े चेंज किया? आखिर किसने मेरे कपड़े चेंज किया? इस वक्त उसने यह इतनी जोर से कहा था कि अगर उसके सामने कोई और होता तो शायद वो उसकी चीख सुनकर डर ही जाता, लेकिन उसे रूम के अंदर उसके सिवा और कोई भी मौजूद नहीं था। फिर धीरे से अपनी आंखों को इधर उधर घुमाकर रूहानिका को महसूस हुआ कि वह किसी लग्जरियस रूम में थी, लेकिन ये जगह उसके लिए पूरी तरह से अनजान थी। बिना कुछ सोचे वो बेड से नीचे उतर गई और फिर बिना किसी चप्पल के इधर उधर देखने लगी तो उसे एहसास हुआ कि वह एक विला के अंदर थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह विला किसका है। अंदर से वह आसानी से अंदाजा लगा सकती थी कि यह विला किसी ऐसे इंसान का है जो बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन आखिरकार कौन था? मैं उस इंसान को मार डालूंगी जिसने मेरे कपड़े बदले हैं, रूहानिका ने धीमी आवाज में गुस्से से कहा। उसकी आंखों में इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसकी नजर बड़े लिविंग रूम से हटकर बाहर समुद्र के सामने वाली बड़ी बालकनी पर गई। वो जल्दी से उस जगह के पास चली गई और पाया कि वो पूरी विला में अकेली थी। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ भी सोच पाती या फिर रिएक्ट कर पाती, उसकी नजर सामने एक आदमी पर गई जो समंदर के किनारे पर धूप सेंकने की कोशिश कर रहा था। क्या यह वही आदमी नहीं है जिसने मुझे शादी के मंडप से किडनैप किया था? रूहानिका ने अपने मन में सोच और यह सोचते ही उसके चेहरे पर चिकन आ गई। फिर बिना किसी हिचकिचाहट या शर्म के वो उसे आदमी की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगी, अरे तुम मिस्टर किडनैपर, आओ और मुझे सब कुछ समझाओ। तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो? तुम जल्दी यहाँ पर आओ।
किसी की आवाज सुनकर शिवांश ने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा कि रूहानिका पहले ही जाग चुकी थी और शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप में बालकनी पर खड़ी थी। तुम वहां पर 15 मिनट और इंतजार करो या फिर तुम तब तक जाकर शावर लेकर आ सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मैं 15 मिनट बाद अगर तुमसे बात करता हूं। इतना बोलकर शिवांश ने उसकी तरफ से अपना चेहरा घूम लिया और फिर अपने ब्लैक कलर के गॉगल्स से अपनी आंखें ढंक ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने रूहानिका की को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया कि जैसे वह यहां पर मौजूद ही नहीं है। लेकिन इससे रूहानिका को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुआ और वह फिर से चिल्लाते हुए बोली, तुम अभी यहाँ पर वापस और मुझे बताओ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे सब कुछ जानना है और अगर तुम अभी यहाँ पर वापस नहीं आए तो मैं इस बालकनी से कूद जाऊंगी और अपनी हड्डियां तोड़ लूंगी। रूहानिका की बात सुनकर शिवांश ने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि रूहानिका बिल्कुल उसके कहे अनुसार बालकनी से कूदने को तैयार थी। शिवांश को टाइम पर बहुत ही ज्यादा इरिटेशन और गुस्सा फील हुआ। उसे अभी इतना ज्यादा इरिटेशन फुल हो रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वह खुद जाकर रूहानिका को बालकनी से धक्का देकर नीचे फेंक दे। आखिर वह अभी आराम से अपनी पीसफुल माइंड को एंजॉय कर रहा था और रूहानिका उसे डिस्टर्ब कर रही तो उसका गुस्सा होना नॉर्मल था। अपने इरिटेशन को काम करते हुए शिवांश ने नीचे से उसकी तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में कहा, अगर तुम्हारे पास इतना स्ट्रेंथ और करेज है और अगर तुम अपनी प्रेशियस लाइफ को खोने के लिए पूरी तरह से तैयार हो तो फिर तुम बिल्कुल वहां से कूद सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूं। उसकी यह बात रूहानिका के गालों को लाल करने के लिए काफी था। आदमी अभी इसका पेशेंस लेवल चेक कर रहा था और उसे वो करने के लिए उकसा रहा था जो वह नहीं करना चाहती थी। मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी है, अब जल्दी से यहाँ पर आओ और मुझसे बात करो, तुम्हें मुझे अपने सवाल का जवाब देना होगा। रूहानिका एक बार फिर चिल्लाई, लेकिन इस बार वो न केवल नाराज था बल्कि गुस्से में भी था। रूहानिका की बात सुनकर शिवांश ने अपनी आंखों से ब्लैक गॉगल्स को हटाया और फिर उसकी तरफ एक बार और देखा और जैसे ही उसकी नजर रूहानिका के लाल गाल पर गई, न जाने क्यों उसे लगा कि उसका दिल अब रूहानिका को चिढ़ाने के लिए तरस रहा है। ठीक है, रुको, ऐसा मत करो, मैं आ रहा हूं, शिवांश ने नीचे से चिल्लाया। उसके बाद उसने अपने कंधों पर एक तौलिया लिया और रूहानिका के पास जाने के लिए अपने घर के अंदर चला गया, जो वहीं पर खड़ी होकर गुस्से में उबल रही थी। जब शिवांश रूहानिका के सामने पहुंचा तो उसकी तरफ देखकर रूहानिका की लगभग सांस ही रुक गई थी ना। शिवांश ने अभी इस टाइम पर सिर्फ बॉक्सर पहना हुआ था। उसको इस तरह देखकर रूहानिका को अपने बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हिट महसूस हुआ, जबकि विला के अंदर एयर कंडीशनर चालू था। क्या इस हालत में मेरे सामने आकर मुझे स पे ए की मात्रा आधा ड य पे बड़े ऊ की मात्रा स करने की कोशिश रहा है? हम इस बारे में सोचकर ही रूहानिका का मूड और भी खराब हो गया। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गईं और इस बात से यह बहुत ज्यादा क्लियर था कि वह इतनी आसानी से स पे ए की मात्रा आधा ड य पे बड़े ऊ की मात्रा स तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ जब शिवांश ने देखा कि कैसे रूहानिका उसके बॉडी को घूर रही है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। डू यू लाइक व्हाट यू आर सीइंग? तुम्हें पता है, तुम्हें शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल यह एक्सेप्ट कर सकती हो कि तुम्हें ये पसंद है। कौन? किसने कहा? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। पहली बात तो ये तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो, तुम अभी एक अनमैरिड गर्ल के सामने खड़े हो तो फिर कम से कम अपने आप को तो ढको। क्या तुम्हें खुद में जरा भी शर्म नहीं है? रूहानिका ने उसकी तरफ देखकर कहा। रूहानिका को यकीन नहीं हो रहा था कि यह आदमी उसके सामने ऐसे हॉफनेकेट का खड़ा होकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। रूहानिका को यकीन नहीं हो रहा था कि यह आदमी उसके सामने ऐसे हॉफनेकेट का खड़ा होकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। रूहानिका के चेहरे को देखकर शिवांश अपने फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो बस रूहानिका को चिढ़ाना चाहता था और रूहानिका के चेहरे को देखकर उसे इस टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा था। ओह सच में, मैंने सुना है कि ज्यादातर लड़कियां उन लोगों की ओर अट्रैक्ट होती हैं जो कुछ नहीं पहनते हैं, लेकिन तुम मेरी बॉडी से थोड़ी सी भी अट्रैक्ट नहीं हुई हो तो फिर तुम मेरी बॉडी को घूर क्यों रही हो? तुमने अभी अभी कहा ना कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया। तुम सच में बहुत बड़े लायक हो, शिवांश ने फिर से रूहानिका की तरफ देखते हुए टीजिंग टन में कहा, जिसका चेहरा उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल हो रहा था। तुम
ओह गॉड, मैं यहाँ पर कहाँ पर फंस गई इस परवर्ट शैमलेस इंसान के साथ। जाओ और कपड़े बदल लो इससे पहले कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी बॉडी की बुरी हालत बना दूं। रूहानिक ने शिवांश की तरफ देखते हुए थरेट करते हुए कहा। रूहानिका की इस बात को सुनकर शिवांश हंसा, लेकिन फिर भी उसने खुद को ढकने के लिए एक बाथरोब पहना जो सोफे पर पड़ा था। जब रूहानिका ने देखा कि शिवांश ने बाथरोब पहन लिया है तो उसने एक गहरी सांस लेकर अपने मन में सोचा, थैंक गॉड इस बेशर्म इंसान ने कुछ तो पहन लिया। शिवांश फिर से रूहानिका की तरफ मुड़ा और फिर उसकी तरफ देखकर थोड़ा सीरियस होकर बोला, तुम किस बारे में बात करना चाहते थे? तुम मुझे बालकनी से कूदने की धमकी क्यों दे रहे थे? क्या सच में इस बात से उसका कोई लेना देना है? मुझे लगा कि उसे कोई परवाह नहीं होगी क्योंकि उसने मुझे किडनैप कर लिया है और अब मेरे साथ कुछ भी हो उसे उसकी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रूहानिका ने उसे टाइम वह बात सिर्फ शिवांश उसको ब्लैकमेल करने के लिए कहा था, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन उसे इस बात से बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि शिवांश ने सच में सोचा था कि वह ऐसा कुछ करके अपनी जान जोखिम में डालेगी। इस तरह की मौत के ख्याल भी उसके लिए खतरनाक है। जब शिवांश ने उसका किडनैप किया था तब वह डर से कांप रही थी। क्या उसे वाकई लगता है कि वह इस तरह अपनी जान दे देगी? एक गहरी सांस लेकर रूहानिका ने शिवांश की तरफ देखकर अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए पूछा, मेरे कपड़े किसने बदले? मैंने जो कपड़े पहने थे वह कहाँ है? और मैं शॉर्ट्स और यह क्रॉप टॉप क्यों पहनी हुई हूँ? उसके सवाल को सुनकर शिवांश ने आह भरी। फिर रूहानिका की तरफ से हटकर वह एक एप्पल लेने के लिए अपनी डाइनिंग टेबल के पास गया। डाइनिंग टेबल के पास आकर शिवांश ने फिर से रूहानिका की तरफ देखा और फिर कहा, क्या तुम्हें इस घर में कोई और दिखाई दे रहा है? अगर तुम्हारी खूबसूरत आंखों को यहाँ पर कोई और भी दिखाई दे रहा है तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। मेरे अलावा यहाँ पर सिर्फ तुम हो तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर शायद और कोई नहीं है। उसका सवाल सुनकर कंफ्यूजन के साथ उसकी तरफ देखते हुए रूहानिका ने जल्दी से कहा, यही तुम्हारा जवाब है? मेरे अलावा तुम्हारे कपड़े कौन बदलेगा मिस रूहानिका? शिवांश ने अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा। शिवांश की बात से रूहानिका समझ गई थी कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। पहले तो उसने उसका किडनैप किया और अब उसने उसकी बिना परमिशन के उसके बॉडी से उसके कपड़े उतार। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई, खासकर जब वह अपने होश में नहीं थी और बेहोश पड़ी थी। तुम्हें किसने मेरी बॉडी को टच करने का राइट दिया? तुम्हें किसने परमिशन दिया मुझे छूने की? रूहानिका ने शिवांश की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था। गुस्से की जगह अब उसके शब्द में एक कोल्डनेस थी। रूहानिका एक बात अच्छे से समझ गई थी कि अब उसका किडनैप हो गया है और यहाँ पर उसे कोई भी बचाने नहीं आ सकता, लेकिन अभी उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। पहले तो शिवांश ने कुछ नहीं कहा, फिर वह किचन के अंदर जाकर जूस निकालने के लिए रेफ्रिजरेटर खोला और फिर वह वहां पर कुछ ढूंढने लगा। वह बेसिकली रूहानिका की बात को इग्नोर कर रहा था। वही रूहानिका उसकी तरफ से देख रही थी और शिवांश के बिहेवियर से यह बात अच्छी तरह से पता चल रहा था कि उसे उसकी परवाह ही नहीं है। रूहानिका इस टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्सा महसूस कर रही थी और शिवांश के बेपरवाह रिएक्शन को देखकर वह अपना आपा खोने वाली थी। आखिर उसका गुस्सा होना भी तो जायज था। अपनी पूरी लाइफ में रूहानिका ने अपने आप को किसी को छूने की भी परमिशन दे ही दी थी, लेकिन यह आदमी अचानक आया और उसका फायदा उठाने की कोशिश की। जब रूहानिका ने देखा कि वह कुछ नहीं कर रहा है और उसे पूरी तरह से उसे और उसकी बात को इग्नोर कर रहा है, तो वह उसके पीछे चली गई और पीछे से उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, क्या तुम सुन भी रहे हो कि मैंने क्या पूछा? वहीं दूसरी तरफ शिवांश के लिए उसके कहे गए शब्द किसी बकवास से ज्यादा नहीं था, इसीलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है मिस रूहानिका? मैंने पहले ही तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिया है। देखो, मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन तुम उसे टाइम सच में बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी और तुम्हारी कपड़े भी गीले हो गए थे इसी वजह। स्लैप्ड रूहानिका ने शिवांश के गाल पर थप्पड़ मार दिया, बिना एक बार भी यह सोचे समझे कि इसका नतीजा उसके लिए क्या हो सकता है। रूहानिका थप्पड़ इतना जोरदार था और इससे शिवांश की पूरी बॉडी सदमे में आ गया था। उसके शब्द बीच में ही रुक गए और उसके चेहरे पर उसके थप्पड़ का एक लाल निशान छप गया। ये मेरी बिना परमिशन के मुझे छूने की पनिशमेंट है।
रूहानिका ने गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए कहा और फिर वो रूम की तरफ चली गई। शिवांश का चेहरा जो अभी भी नीचे था, उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया तो देखा रूहानिका वापस अपनी रूम की ओर जा रही है। शिवांश की आंखें इस टाइम पर कोल्ड तो नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, जैसे उसकी आंखों से आग निकल रही हो। शिवांश उसके साथ पेशेंट से चीज सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था और वह अभी भी रूहानिका के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी तरह रूहानिका अपसेट हो जाएगी या फिर इंजर्ड हो जाए। उसने रूहानिको को किसी भी अनहोनी से या फिर किसी भी पॉसिबिलिटी से बचाने के लिए इतनी ज्यादा चाहत के बाद वह रूहानिका को आखिरकार इतनी दूर इस आइलैंड पर लेकर आया था, सिर्फ इसीलिए ताकि रूहानिका को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसने इस विला में उसकी जरूरत की सभी चीज लाकर रख दी थी। रूहानिका के लिए इतना कुछ करने के बाद भी रूहानिका किसी ड्रामा क्वीन की तरह बिहेव कर रही थी। यह बात सोचकर ही शिवांश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर एक बार गुस्से से उसे तरफ घूरते हुए जहां पर रूहानिका का गई थी, शिवांश ने अपना हाथ अपने होठों के पास लाया और फिर अंगूठे से उसे जगह पर टच किया तो उसने देखा कि उसके होठों से थोड़ा सा खून निकल रहा था। ये देखकर गुस्से से शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। रूहानिका, तुम आखिरकार क्यों मेरे पेशेंस लेवल क्यों चेक कर रही हो? शिवांश ने धीरे से कहा, लेकिन इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। तभी अचानक किचन के काउंटर पर पड़ा उसका फोन वाइब्रेट हुआ। शिवांश अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फोन की आवाज सुनकर उसने बिना ये देख कि किसने कॉल किया था, उसमें कॉल रिसीव कर लिया और फिर अपने कोल्ड वॉइस कहा, हु इज दिस? शिवांश। फोन की दूसरी तरफ से जैसे ही शिवांश ने अपना नाम सुना तो वह अलर्ट हो गया। उसकी कोल्ड आंखें और भी ज्यादा ठंड हो गई थी। और वहीं दूसरी तरफ जिस इंसान ने कॉल किया था, उनकी आवाज ठंडी नहीं बल्कि भारी थी। फोन अपने कानों से लगा करके शिवांश सीधे बालकनी के पास आया और पीछे से वो दरवाजा बंद कर लिया। मैं तुम्हें सुन रहा हूं, बालकनी के पास आकर शिवांश ने कहा। तुम्हें मैंने उसे हमारे यहां पर ले आने को कहा था। हमारी तो इस पर बात भी हुई थी ना कि जब तक अभिनव हमारे मांगों पर सहमत नहीं हो जाता तब तक वह हमारे यहाँ पर किडनैप होकर रहेगी। लेकिन तुम वह नहीं कर रहे हो जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था। बेटा, क्या तुम हमारे रूल्स भूल रहे हो? दूसरी तरफ से उसे भारी भरकम आवाज में बहुत ही सीरियस वॉइस में कहा। रूल्स? वही रूल्स जो शिवांश ने रूहानिका के लिए तोड़ दिया था। उसे अपने स्टेट पर ले जाने की बजाय वो उसे अपने प्राइवेट जेट से एक सुनसान आइलैंड पर लेकर आया था ताकि वो लोग उसे जगह से दूर रह सके। लेकिन वह इस बात को भूल गया था कि उसे इस बारे में अपने पापा को जवाब भी देना होगा। अपना गला साफ करते हुए शिवांश ने खुद को थोड़ा सा शांत किया और फिर जवाब दिया, हमारे स्टेट पर वह है, यह वो लोग जल्दी पता लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता, इसीलिए मैं उसे इस जगह पर लेकर आया हूँ। और आपको तो पता है ना, अभिनव के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। क्या आप चाहते हो कि रूहानिका को वो लोग इतनी जल्दी ढूंढ ले? शिव, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें पूरी तरह से यकीन है कि तुम्हारा उसे जगह पर ले जाने का और कोई भी रीजन नहीं है, सिर्फ वही रीजन है? तुम हमसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हो, है ना? मैं ठीक कह रहा हूं ना? दूसरी तरफ से उसके फादर ने कहा तो शिवांश की भौहें तन गई। अपनी थोड़ी ऊपर उठाते हुए शिवांश ने कहा, आप इस बात पर पूरी तरह से मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। कॉल डैडी, आपको पता है ना कि मेरे पास आपसे छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चाहिए और सिर्फ अभिनव के ऊपर नजर रखिए। वो अब इस टाइम पर पूरी तरह से आप ऐसे बाहर हो गया होगा क्योंकि रूहानिका अब उसके हाथ में नहीं है। हाँ हाँ, आहा हाँ शिव, मैं बाकी काम संभाल लूंगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि हमारा मकसद किसी भी तरह से खराब नहीं होना चाहिए। उसके पापा ने दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा, लेकिन वह हंसी सिर्फ एक दिखावा, क्योंकि उनके चेहरे पर मुस्कान का कोई निशान नहीं था। कॉल कट करने के बाद शिवांश ने कुछ देर फोन की स्क्रीन को घूरने लगा और फिर स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कोई भी उसके फोन नंबर से इस जगह की लोकेशन ट्रेस कर ले। फोन को वापस अपनी जेब में रखने के बाद शिवांश बालकनी से के बाहर की खूबसूरत नज़ारे को देखने लगा। ये जगह उसने कुछ साल पहले ही खरीदा था और आज आखिरकार रूहानिका उसके साथ यहाँ पर मौजूद थी। आसमान की तरफ देखते हुए बहुत ही धीमी आवाज में शिवांश ने कहा,
मुझे माफ करना डैड, लेकिन एक ऐसा रास्ता था जिससे मैं उसे चोट पहुंचाए बिना उसके साथ ज्यादा समय बिता सकता हूं और उसे उन खतरों से दूर रख सकता हूं। इस बीच वापस कमरे में रूहानिका अपने रूम के अंदर आने के बाद अभी इस टाइम पर नहा रही थी। शिवांश के साथ हुई तीखी बहस ने उसके दिमाग को और भी ज्यादा गर्म कर दिया। वो मेरे साथ ये बहुत ज्यादा बुरा कर रहा है। शीशे के सामने खड़ी होकर उसने पहले अपने गीले बालों को तौलिए से रगड़ा। पिछले 24 घंटों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके दिमाग में बस वही चल रहा था। वो अचानक अपनी शादी से गायब हो गई थी, या फिर कहे तो किसी ने उसे किडनैप कर लिया था और एक अनजान आइलैंड पर आइसोलेट करके रख दिया था। वो अभी भी अपने इन्हीं सब ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला तो उसकी नजर शिवांश पर पड़ी, जो उसके कमरे में खाने के लिए कुछ लेकर आया था। तुम्हें अब तक भूख लगी होगी क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने कल भी कुछ नहीं खाया है। खा लो, ये फ्रेश है और उससे तुम्हारी एनर्जी भी वापस आ जाएगी। उसने खाने की प्लेट रूम के अंदर लाकर रूम में मौजूद सोफे और सेंटर टेबल पर परोसते हुए कहा। लेकिन रूहानिका ने अपने कंधे उचका दिए और अपनी आंखें और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और फिर बोली, कोई जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। उसकी बात सुनकर इस बार शिवांश ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, रूहानिका, डोंट टेस्ट माय पेशेंस। मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे साथ एक रीजनेबल इंसान की तरह बिहेव कर सकूं। मैं तुम्हारे लिए यहां पर खाना लेकर आया हूं और तुम इस पर इतना नखरे क्यों कर रहे हो? उसकी ऊंची आवाज सुनकर रूहानिका उसकी ओर मुड़ी और गुस्से में तौलिया जमीन पर फेंक दिया। फिर वह अपना दांत पीसते हुए बोली, तुम ही हो जिसने मेरा किडनैप कर लिया था क्योंकि मैं अभिनव के साथ शादी करने जा रही थी, और अब तुम कह रहे हो कि मैं इस पर इतना नखरे क्यों कर रही हूं? तुम बेसिकली मुझे अपनी शादी से यहां पर उठा कर ले हो। तुम इस बात को समझ भी रहे हो, और तुम इस टाइम यह मुझे उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि मैं यहां पर बैठकर तुम्हारी बातें मानूंगी? रूहानिका का मूड ठीक नहीं था और शिवांश ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। शिवांश ने बस उसकी बात सुनी और प्लेट वापस टेबल पर रख दी। फॉर द गॉड सके, अगर अभिनव तुम्हारा दुश्मन है तो फिर तुम उसे क्यों नहीं मारते? आखिरकार तुम मुझे क्यों अपना निशाना बना रहे हो? रूहानिका ने फिर से अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। इस बार शिवांश ने उसकी ओर मुड़कर देखा तो रूहानिका ने इस टाइम पर उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देखा। उसका चेहरा अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी भी किसी को जान से मार सकता है, बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन जैसा उसे टाइम पर था जब उसने रूहानिका को किडनैप किया था। रूहानिका की तरफ देखते हुए अपने कोल्ड वॉइस में उसने कहा, क्या तुमने कभी अग्निहोत्री फैमिली के बारे में सुना है? क्या तुमने कभी अग्निहोत्री फैमिली के बारे में सुना है? जब रूहानिका ने उसका सवाल सुना तो उसका सिर घूम गया। उसने अपना संतुलन बनाने की कोशिश की और अचानक उसके हाथ उसके पीछे लकड़ी की ड्रेसिंग टेबल पर आ गए। उसे ये नाम अच्छी तरह से पता था, उसका उसे फैमिली का नाम भी अपने मुंह में लेना पूरी तरह से माना था। क्यों? क्योंकि वह लोग दूसरे स्टेट के माफिया ग्रुप थे जो अभिनव का कंपटीशन था और उनके बीच रिश्ता भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। क्या तुमने सुना है? शिवांश ने एक बार फिर पूछा, जिस पर रूहानिका ने धीरे से अपना सिर हिलाया। शिवांश की आंखों में देखने लगी, उसकी आंखें शिवांश की आंखों में अपने सवाल का जवाब ढूंढ रही थीं। लेकिन वो अभी भी यह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार अग्निहोत्री फैमिली से इन सब का क्या लेना देना है। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, वेट ए मिनट प्लीज, तुम मुझे यह मत कहना कि। रूहानिका ने अपनी चौड़ी आंखों से शिवांश को देखा और उसकी आंखें जो थोड़ी देर पहले गुस्से में थी, अब उसकी जगह उसकी आंखों में डर दिखने लगा था। अपने आप को संभालते हुए रूहानिका ने उसकी तरफ देखकर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, क्या तुम अग्निहोत्री फैमिली से हो? ऑब्वियसली मैं उसे फैमिली से ही हूं, क्या तुम्हें यह भी समझ नहीं आया? नहीं तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें किडनैप करके यहां क्यों लाता? मिस रूहानिका अग्रवाल, शिवांश ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और उससे पूछा। उसकी बात सुनकर रूहानिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर धीरे से खोली। उसे यह बात अच्छी तरह से पता था कि अभिनव की फैमिली और अग्निहोत्री फैमिली के बीच दुश्मनी बहुत सालों से जल्दी आ रही है।
लोगों ने कभी भी एक दूसरे के साथ दुश्मनी खत्म करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने यह फैसला किया था कि वह लोग कभी भी एक दूसरे की वक्त में इंटरवेने नहीं करेंगे। लेकिन उनका यह फैसला ज्यादा दिनों तक काम नहीं आई। रूहानिका को अभी भी याद था जब वह छोटी थी तो उसकी माँ उसे बचपन में समझती थी कि उसे दूसरे स्टेट के लोगों से दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि वो अभिनव की दुल्हन बनने वाली थी तो उसके पेरेंट्स से खासकर उसे अभिनव के दुश्मनों की नजरों से अच्छी तरह छुपने के लिए खासकर समझाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इस टाइम वो अभिनेत्र के सबसे बड़े दुश्मन के साथ थी। डर और घबराहट की वजह से रूहानिका के कंधे झुक गए और उसने लगभग अपनी सांस रोक रही थी। रूहानिका को इस टाइम अपने कंधे पर बहुत ही ज्यादा बोझ महसूस हो रहा था और वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही थी। फिर उसके बाद अपनी धीमी आवाज में उसने एक बार फिर पूछा, तुम मेरे से तो मजाक नहीं कर रहे हो है ना? क्या तुम सच में सच बोल रहे हो? उसके सवाल को सुनकर शिवांश ने उसकी ओर देखा। क्या मेरी बातें सुनकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर हूं? मैं शिवांश अग्निहोत्री हो, अग्निहोत्री फैमिली का बेटा। तुम मुझे या तो अपना किडनैपर कह सकते हो या फिर शिवांश ही कह सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दूसरी तरफ रूहानिका ने जैसे ही शिवांश की आइडेंटिटी सुनी तो वह और भी ज्यादा घबरा गई। पहले तो उसका किडनैप हो गया था, जिस बात से वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और अब उसे अग्निहोत्री फैमिली के मेंबर के साथ रहना पड़ रहा था। क्या ये सुनकर भी उसे शांत रहना चाहिए था? कभी नहीं। वो बस इतना चाहती है कि वो इस जगह से सेफली निकल जाए। अपने चारों ओर देखते हुए रूहानिका को लगा कि उसकी धड़कनें बढ़ गई है। अगर अभिनव डेमन था तो ये लोग किसी डेविल से काम बिल्कुल भी नहीं थे। वो लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसे किसी चढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो उनकी दुश्मनी में बिना कुछ किए भी फांसी हुई थी। मैं प्लीज, मैं अपने मॉम दाद के पास वापस जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। प्लीज प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मेरा अभिनव से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ दिखावे के लिए मुझसे शादी कर रहा है और कुछ नहीं। रूहानी गाने शिवांश की तरफ देखकर बहुत ही धीमी आवाज में डरते हुए कहा, तो उसकी बात सुनकर शिवांश हंसने लगा। उसकी हंसी से रूहानिका की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसके शब्द सुनकर उसका चेहरा लगभग पीला पड़ गया। थोड़ी देर हंसने के बाद है अपनी हंसी रोकते हुए शिवांश ने उसकी तरफ अपनी कोल्ड आंखों से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है रूहानिका कि मैं एक बेवकूफ हूं? हम सब जानते हैं कि अभिनव अग्रवाल तुमसे बहुत प्यार करता है रूहानिका, तो इसीलिए एक बेवकूफ की तरह बिहेव करना बंद करो और चुपचाप यहां पर जाकर अपना खाना खाओ। इतना बोलकर वह सोफे के एक तरफ बैठ गया और वहां पर बैठकर खाना खाने लगा, जो उसने नहाने के बाद बनाया था। उसने रूहानिका के लिए खाना बनाया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह बिना खाए ही मर जाए या बीमार हो जाए। लेकिन रूहानिका का इस टाइम खाने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। वो बस यही चाहती थी कि वो इस जगह को छोड़कर अपनी माँ की बाहों में चली जाए। प्लीज। रूहानिका की आवाज सुनकर शिवांश ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें इस टाइम बहुत ही ज्यादा कोल्ड और डार्क हो गई थी। रूहानिका अनजाने में पीछे हट गई जब तक कि उसकी पीठ पीछे की दीवार से टकरा गई, और शिवांश की तरफ देखकर अपने सवाल के जवाब का इंतजार करने लगे। शिवांश की तरफ देखकर रूहानिका इतना तो समझ गई थी कि शिवांश अग्निहोत्री अभिनव कपूर से कहीं ज्यादा हार्टलेस और क्रूएल था। उसे ये भी पता था कि इन लोगों के पास दिल नाम का कोई चीज नहीं है, और इसे वह भला जेंटलनेस या फिर किंडनेस की उम्मीद कैसे कर सकती है।